आज हम नेट 2019 व 18 में आए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न कराएंगे। ठीक है, ध्यान से कर लेना। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? कौन सा है ये? ए, शिक्षण अधिगम और अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। बी क्या हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। सी हमारा समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। ये गलत है क्योंकि उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य हमारा। उसके बाद डी क्या सब समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक है। और ई शिक्षण एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ये उद्देश्य नहीं है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है, ये भी उद्देश्य नहीं है। हमें उद्देश्य बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न? अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? क्या है उसका उत्तर? अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षणिक परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। अधिगमकर्ता के साथी समूह से भी, परिवार से नहीं। पूर्व अनुभव से, उसका अनुभव पूर्व में मतलब पहले क्या था? पूर्व का मतलब पहले। अधिगम की प्रक्रिया में पढ़ाई के ज्ञान का प्रभावी समावेश होता है। ज्ञान का निर्माण, हस्तांतरण, प्रतिग्रह, अधिगम, ये सब उसके अंग है। ठीक है, जैसे भी बच्चों को सिखाया जाता है कि कौन सी वस्तु संजीव है, कौन सी वस्तु निर्जीव है, ये सब अनुभव करा बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, इसलिए उसको इन बातों से अनुभव हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नीचे दिए गए दो समुच्चयों में समुच्चय एक में शिक्षण विधियां इंगित की गई है जबकि समुच्चय दो में सफलता, प्रभाव, उत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई है। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर दीजिए। क्या व्याख्यान देना? समूह में चर्चा, विचारावेश प्रक्रिया, अभिकर्मित अनुदेश की पद्धति। व्याख्यान देना क्या? स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण करना। ठीक है, समूह में चर्चा, प्रतिभागियों में प्रकरण और आधारित भागीदारी। विचारावेश क्या? हमारी बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। अभिकृति अनुदेशन प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। जिस प्रकार से शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। व्यापक मतलब बड़े। ठीक है, इस तरह दूसरी प्रक्रिया भी सम्मिलित कर ली जाती हैं उसमें। ये बहुत सारी प्रणालियाँ, योजनाएं, तरीके। व्याख्यान विधि भी है या व्याख्यान विधि केवल लेक्चर मेथड खड़े होगा जब टीचर लेक्चर देगा। शिक्षण की विधि स्कूल कॉलेजों में आमतौर पर प्राथमिक मानी जाती है। उसके बाद चर्चा विधि जैसे विद्यार्थियों को डिबेट करवाया जाता है एक दूसरे के सामने बैठाकर। और विचारावेश प्रक्रिया, विचारावेश एक दूसरे के विचार सुनते हैं। ठीक है, अपने आइडिया देते हैं, उनके आइडिया लेते हैं और फिर किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन की पद्धति, जैसे कि हम व्हाट्सएप पर या यूट्यूब में कोई मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज का जब हमें कमेंट द्वारा या मैसेज टू मैसेज जवाब मिलता है। ठीक है, नीचे दिए गए मूल्यांकन प्रक्रियाओं में उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है।
शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। सही उत्तर क्या है इसमें? ए, बी और एफ। आप क्या दिया गया है? शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अभिदमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। बी, डी और संदेहों को दूर करना, प्रेरणा, और ये क्या है? प्रतिपुष्टि। ठीक है। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? देखो, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ये गलत है, क्योंकि हम शिक्षण तो किसी से कभी भी चलते चलते भी ले सकते हैं। आगे आए 2018 में प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है? कौन सा संदर्भ है? ए क्या कहता है? केवल सवलप अधिगम कार्यों जिसमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हो के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित कर देना। हाँ। उसके बाद अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद पर कर सकने पर जोर, और किसी विशिष्ट अनुक्षेत्र के अधिगम कार्यों जिसमें अधिक संख्या प्रश्न विशिष्ट कार्यों का मापन करते हैं पर बल देना, ये नहीं है प्रशिक्षण का उद्देश्य। और जी, निर्वचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। निर्वचन के लिए सुपरिभाषित अनुक्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, समूह की आवश्यकता होती है, निष्पत्ति अनुक्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये गलत है। उन कार्यों को अधिगम कार्यों के विवरण पर बल देना जिन्हें व्यक्ति कर देते हैं नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। मानक संदर्भित परीक्षण। ये व्याख्या दी गई है, इसको आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण, समुच्चय अधिगम में विभिन्न स्तर दिए गए हैं। देखो हमारा क्या, शिक्षण तथा अधिगम का स्तर। उदाहरण, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर किसको बोलते हैं? तथ्यों को स्मरण करने और उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है। स्मृति स्तर छोटे बच्चों को करवाते हैं हम। अवबोध स्तर। अवबोध स्तर। अवबोध स्तर क्या होता है? संबंध एवं अर्थ देखने की भावना को बढ़ाता है। दूसरी तीसरी क्लास से हम जो करते हैं 6th क्लास तक। विमर्शी स्तर 6th क्लास से लेकर आगे हमारा विमर्शी स्तर ही चलता है। इसमें क्या करते हैं? विमर्शी स्तर में आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षण के स्तर ये बता रखे। स्मृति स्तर जो मैंने अभी बताया, बाकी आप इनको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। निम्नलिखित सूची से शिक्षक और विद्यार्थी के प्रतिबद्ध क्षेत्र की पहचान कीजिए। सही कूट का चयन कीजिए। ठीक से करो उपागम, समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना, कक्षागत निष्पादन और उनकी शिक्षण विधियों की प्रक्रिया को अभिवृद्ध करना, एक क्या हमारा ठीक से करो उपागम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है डी। डी क्या? सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि और सहायता हेतु तत्परता। टीचर का काम है ये। और निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान सिखाना, ये भी टीचर का ही काम है।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देती है? क्या इसका उत्तर प्रतिभाग आधारित परियोजना। अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा प्रतिभाग आधारित परियोजना। कक्षा में शिक्षकों की मुख्याकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तनों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे? सूक्ष्म क्षणिक संचलन। नीचे शिक्षण विधि और उपागम दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है, कौन कौन से। एक क्या हमारा प्रदर्शन विधि, नहीं, प्रदर्शन तो हमने करना ही नहीं व्यष्टि में। दूसरा क्या हमारा मॉड्यूलर उपागम व शिक्षा। और सी हमारा अभिकर्मित अधिगम। डी हमारा व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण सहयोगात्मक विधि। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से कौन कौन से बिंदुओं पर विचार किया जाता है? सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। सही उत्तर क्या होगा इसका? दूसरे का। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का स्तर, और जी सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, और डी है शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा का सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? 2 या 2 से अधिक अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं। दो या दो से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या हमारा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? संवेदी प्रेरक, मूर्त सक्रियात्मक चरण, सक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण। इसका आंसर क्या आएगा? औपचारिक सक्रियात्मक चरण। शिक्षा के क्षेत्र में समूह शिक्षण उपागम काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस विधि में विषय के विभिन्न उपभागों के विशेषज्ञ शिक्षण प्रदान करते हैं। एक कक्षा में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक के समूह में एक रूप में पहुंच जाते हैं और अपने अपने विषयों का ज्ञान करते हैं। एक शिक्षक प्रक्रम के विषय में व्याख्या देता है कि सैद्धांतिक बातें बताता है। दूसरा शिक्षक प्रयोगशाला में प्रयोग करने की व्यवस्था करता है। तीसरा शिक्षक सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग उस प्रकरण को स्पष्ट करने में करता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई मैथ का टीचर है, कोई हिस्ट्री का है, कोई साइंस का है, कोई इस तरह। औपचारिक सक्रिय की विशेषता क्या भाई? यह अवस्था 11 साल से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था अडल्ट हो जाते हैं जब तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला और प्रभावशाली होता है। औपचारिक में स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण में के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा।
वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था क्या? संस्कृत। वैदिक काल में वेदों के अध्ययन को प्रमुखता दी जाती थी। इसी कारण पाठ्य विषयों की संख्या अधिक नहीं हो सकी थी। कालांतर में व्याकरण, गणित, रेखागणित, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, कृषि, युद्ध, शिक्षा, न्याय, दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा आदि अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा में था। इस युग में अधिकांश शैक्षिक क्रियाएं मौलिक होती थी। लेखन क्रिया को कम से कम अवसर दिया जाता था। यह क्रिया प्राय संस्कृत ग्रंथों के लिखने तक ही सीमित थी। इस काल में शंका समाधान, शुद्ध उच्चारण पर बल, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, कंठस्थ विधि और शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से मैं आपको ये वीडियो देती रहूँगी जो 2024 और 25 में आपके लिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होंगी। थैंक यू।